करंट मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा सा समझते हैं। जैसे ईरान, रिसेंटली यूएसए और इसराइल मिलकर ईरान पे एक जॉइंट ऑपरेशन करते हैं जिसके अगेंस्ट में ईरान रिटेलिएट करता है, मिडल ईस्ट के डिफरेंट कंट्रीज़ में अटैक करता है। उसको थोड़ा सा समझते हैं। पहले ईरान का थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री को देख लेते हैं कि क्या था। 1921 से 1979 तक यहाँ पहलवी एरा था। उसके लास्ट रूलर थे मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी। जब तक पहलवी एरा था तो ईरान का यूएसए के साथ काफ़ी अच्छा रिलेशन था और वेस्ट काफ़ी ईरान को सपोर्ट करता था हाउस में, ऑयल सेंटर्स की वजह से बेसिकली। उसके बाद 1979 में यहाँ इस्लामिक रिवॉल्यूशन होता है। अयतुल्ला ख़ोमेनी सुप्रीम लीडर जो थे वो यहाँ पे आते हैं पावर में और मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी को एग्ज़ाइल में भेज दिया जाता है। तो करेंटली एग्ज़ाइल में ही है। तो वो करेंट गवर्नमेंट जो ईरान का है उसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ करते हैं अभी भी। और अगर यहाँ पे थोड़ा सा देखें कि मिडल ईस्ट में अगर ईरान न्यूक्लियर आर्म बन जाता है तो क्या होगा, राइट। तो ईरान धीरे धीरे जब रिलेशंस बिगड़ते गए यूएसए के साथ, क्योंकि यूएसए पहलवी एरा को सपोर्ट करते, मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी को ज़्यादा सपोर्ट करते थे। तो उसके बाद 2015 में ईरान और यूएसए के बीच में एक न्यूक्लियर डील होता है जो 2018 में ट्रम्प जब आते हैं तो वहाँ से बैक कर जाते हैं, वो डील ख़त्म हो जाता है। तो जिसके बाद कंडीशन और ख़राब हो जाता है। तो करेंटली इसराइल एक पावरफुल कंट्री है मिडल ईस्ट में और यूएसए इसराइल के थ्रू पूरा मिडल ईस्ट को कंट्रोल करता है, राइट। और अगर ईरान न्यूक्लियर स्टेट बन जाता है या न्यूक्लियर आर्म कंट्री बन जाता है, यहाँ पे जो जियोपॉलिटिकल बैलेंस ऑफ पावर है वो कम्प्लीटली शिफ्ट हो जाएगा। बिकॉज इसराइल कभी क्लेम नहीं किया ऑफिशियली कि इसराइल के पास न्यूक्लियर वेपन है या नहीं है। वो पॉलिसी ऑफ ओपेसिटी को फॉलो करता है। अ कंट्री नाइदर कन्फर्म नॉट डिनाइज। इसमें एक स्ट्रेटेजिक एज ये मिलता है कि सामने वाला हमेशा एक कन्फ्यूजन में रहता है कि है कि नहीं है, दिस टाइप ऑफ कंडीशन। बट अगर ईरान डेवलप कर लेगा तो यहाँ पे एक बैलेंस ऑफ पावर पूरा कम्प्लीटली शिफ्ट हो जाएगा और यूएसए और इसराइल वो नहीं चाहते। इवन इन लोगों का जो आपस में रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे सऊदी, इराक, ओमान, यूएई, तो ईरान एक शिया कंट्री है, अदर्स ये सारे कंट्री सुन्नी कंट्री है। तो इन लोगों में आपस में रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है और मिडिल ईस्ट को कंट्रोल को लेके भी कॉन्फ्लिक्ट है। और यूएसए और इसराइल ऑलवेज क्लेम करते हैं कि ईरान यहाँ पे प्रॉक्सीज को सपोर्ट करता है, जैसे हिजबुल्ला, हूती या हमास। तो अगर ईरान न्यूक्लियर पावर कंट्री बन जाता है, डेवलप कर लेता है न्यूक्लियर पावर, तो यहाँ पे सऊदी अरबिया, ओमान या अदर जो भी यहाँ यूएसए के एलाइज हैं, तो उन लोगों के लिए एक बैलेंस ऑफ पावर का प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगा। और इंटरनेशनल रिलेशन कंप्लीट हमेशा बैलेंस ऑफ पावर का ही गेम है। सो इसके एलाइज और ये सब कंट्री कभी नहीं चाहेंगे कि ईरान एक न्यूक्लियर आर्म नेशन बने। तो इंडिया का यहाँ क्या स्टैंड है? इंडिया का फॉरेन पॉलिसी ऑलवेज नॉन अलाइनमेंट रहा है। करंट फॉरेन पॉलिसी इंडिया का मल्टी अलाइनमेंट है और इंडिया अपना स्ट्रैटेजिक बैलेंस को मेंटेन करता है इंटरनेशनल रिलेशन में और अपना नेशनल इंटरेस्ट को प्रिपेयर करता है। तो इंडिया और ईरान का डिप्लोमेटिक रिलेशन 1950 में इस्टेब्लिश हुआ था और ईरान कश्मीर इशू में इंडिया का सपोर्ट किया था। यूएनएससी में ग्वादर पोर्ट के अगेंस्ट में जो चाइना डेवलप कर रहा था पाकिस्तान में, उसके अगेंस्ट में ईरान में चाबार पोर्ट इंडिया डेवलप कर रहा था। INSTC रूट ईरान के थ्रू होते हुए रशिया तक जाती है, जो ईरान एक रोल प्ले करता है, जो एक ट्रेड रूट है। सो ईरान के साथ रिलेशंस काफ़ी स्ट्रेटेजिक है इंडिया का, ऑयल एंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव को लेते हुए। इंडिया और इसराइल का रिलेशन भी काफ़ी अच्छा है। 1999 में इसराइल ने कारगिल वॉर में इंडिया का फेल किया था और फिर एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है, डिफेंस में टाइज है, एग्रीकल्चर में है, टेक में है। सो इंडिया का फॉरेन पॉलिसी में बैलेंस है, इंडिया बैलेंस करके चलता है। तो इंडिया डायलॉग, डिप्लोमेसी एंड डीएस्केलेशन को प्रमोट करता है। इंडिया किसी का क्लियर स्टैंड नहीं लेगा, नाइदर ईरान नॉर इसराइल। इंडिया ऑलवेज डीएस्केलेशन, पीस एंड डायलॉग को सपोर्ट करेगा, उसको प्रमोट करेगा।